हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस के बारे में। यानी कि किसी पॉलिनोमियल के जो जीरोस होंगे उनको अगर हम ग्राफ पर प्लॉट करें तब वहां पर देखने वाली क्या क्या चीजें होती हैं, इसे हमें इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करना है। तो देखो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक पॉलिनोमियल ले रखा है। ये हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है x³ - 4x। अब हम इस पॉलिनोमियल के जीरोस को सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम उन्हें इस ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, फिर देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो देखो, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस को अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो उसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये कि ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास है x³ - 4x, इसे मैं जीरो से इक्वेट कर दूं और इसे मैं फर्दर सॉल्व कर दूं, तो उससे हमारे पास इस पॉलिनोमियल के जीरोस आ जाएंगे। तो आइए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं x को कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा x² - 4, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखो, क्योंकि यहाँ पर दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 होगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ही वैल्यूज को इंडिविजुअली 0 से इक्वेट कर देंगे। तो पहले हमारे पास है x, इसे जब हम 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर फर्दर कुछ और तो हो नहीं सकता, है ना। तो ये हमारा पहला रूट हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 0। और जो दूसरी वैल्यू हमारे पास है यानी कि x² - 4, इसे अगर मैं 0 से इक्वेट कर दूं तो यहाँ पर सबसे पहले मैं -4 को RHS पर भेज देता हूं, तो LHS पर रह जाएगा x² और -4 RHS पर जाकर के हो जाएगा +4। अब अगर मैं अंडर रूट ले लूं दोनों ही तरफ तो यहाँ पर क्या आएगा, LHS पर हमारे पास आ जाएगा x और √4 कितना होता है, ये होता है 2 के बराबर। लेकिन क्योंकि किसी कांस्टेंट वैल्यू को आप अंडर रूट से बाहर निकाल रहे हो तो यहाँ पर दो पॉसिबल वैल्यूज होंगी। वो कौन सी, एक हो जाएगा हमारे पास प्लस की वैल्यू और दूसरा हो जाएगा माइनस की वैल्यू, राइट। तो देखो यहाँ पर फाइनली जीरोस हमारे पास क्या क्या आ गए। पहला जीरो हमारे पास आ गया 0 के बराबर, इसके बाद दूसरा जीरो हमारे पास है +2 और तीसरा जीरो हमारे पास है -2। तो ये जो तीन वैल्यूज हमारे पास आई हैं, इनको अगर हम इस पॉलिनोमियल में x की जगह पर पुट कर दें तब ये पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि ये जो तीन जीरोस हमारे पास आए हैं इनको हम ग्राफ पर तो प्लॉट नहीं कर सकते। और ऐसा क्यों, क्योंकि देखो किसी भी वैल्यू को जब आप ग्राफ पर प्लॉट करोगे तो उसके लिए दो कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए होंगे, एक होगा x का कोऑर्डिनेट और एक होगा y का कोऑर्डिनेट, है ना। और ये जो जीरोस हमारे पास आए हैं इनमें दो कोऑर्डिनेट्स तो है नहीं, तो ये जो मेथड हमने यूज किया जीरोस को फाइंड आउट करने का, हम इसे यूज ना करके वैल्यू पुटिंग वाला मेथड यूज करेंगे, राइट। अब वो क्या होता है, आइए उसकी बात करते हैं। तो देखो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास है x³ - 4x के बराबर, इसे मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये y के बराबर आएगा, राइट। ये मैंने एक वेरिएबल अज्यूम कर लिया। अब यहाँ पर x के जगह पर आप वैल्यूज को पुट करोगे और इसे सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी वो y की वैल्यू होगी, राइट, क्योंकि इस पॉलिनोमियल को हमने y के बराबर मान रखा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे मैं दो कॉलम्स बना रहा हूं, एक x के लिए और एक y के लिए, राइट। यहाँ पर x की वैल्यूज को हम लेते जाएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज हमारे पास आती जाएंगी। तो आइए यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में हम कुछ वैल्यूज को पुट करके देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, x को मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये -2 के बराबर है। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल में हमें क्या करना पड़ेगा, x के जगह पर हमें -2 पुट करना पड़ेगा। पहले इसका क्यूब हो रहा है और इसके बाद -4 × x और x हमारे पास है -2 के बराबर। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 का क्यूब कितना होता है, ये होता है -8 के बराबर। और -4 × -2 ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 × 2 8 होता है। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी +8 के बराबर, राइट। इसके बाद -8 और +8 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास फाइनली वैल्यू आ जाएगी 0 के बराबर। और ये वैल्यू आई है y की, है ना, क्योंकि इस पॉलिनोमियल को हमने y के बराबर मान रखा था। तो अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, जब हमने x की वैल्यू को -2 अज्यूम किया तो उस केस में y की वैल्यू यानी कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 0 के बराबर। तो इसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूं, जब हमने x को -2 अज्यूम किया तो उस केस में y हमारे पास आया 0 के बराबर। अब आइए हम कुछ और वैल्यूज को अज्यूम कर लेते हैं। अब की बार मैं क्या करता हूँ, x को मैं -1 अज्यूम कर लेता हूँ, तब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले हमें x का क्यूब करना है और x हमारे पास है -1, तो यहाँ पर -1 का क्यूब आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास है -4 × x और x हमारे पास है -1 के बराबर। अब -1 का क्यूब कितना होता है, ये होता है -1 के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबसे पहले -1 और -4 × -1 ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी +4 के बराबर। इसके बाद -1 + 4 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +3 के बराबर, है ना। तो यहाँ पर जैसे ही हमने x की वैल्यू को -1 अज्यूम किया तो उस केस में y की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 3 के बराबर। यहाँ पर आप y तो लिख ही सकते हो, तो इन दो वैल्यूज को भी मैं इस बॉक्स में लिख देता हूँ। x को जब हमने -1 अज्यूम किया तो उस केस में y आया 3 के बराबर, राइट।
अब जो मैं तीसरी वैल्यू यहाँ पर पुट करूंगा x के जगह पर, उसे मैं 0 लेकर देखता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0, और x को जैसे ही आप 0 पुट करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 0 का क्यूब करना पड़ेगा। -4 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास है 0। अब 0 का क्यूब भी 0 होता है, -4 इंटू 0 फिर से 0 हो जाएगा, और 0 माइनस 0 फिर से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0 के बराबर। तो ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू, यानी कि जैसे ही हमने x को 0 लिया तो उस केस में y भी 0 आ गया। तो इसे भी मैं लिख लेता हूँ, x के जगह पर हमने पुट किया 0 और उस केस में y की वैल्यू आ गई 0। अब चौथी वैल्यू हम पुट करने वाले हैं +1। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x की वैल्यू को अब की बार हम 1 ले रहे हैं, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, सबसे पहले हमें x का क्यूब करना है, तो यहाँ पर मैं 1 का क्यूब कर देता हूँ, -4 इंटू एक्स, और x हमारे पास है 1 के बराबर। अब 1 का क्यूब कितना होता है, ये होता है 1 के बराबर। तो यहाँ पर पहले हमारे पास आ जाएगा 1, -4 इंटू 1 होता है 4, राइट, और 1 - 4 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -3 के बराबर। ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। तो जब हमने x को 1 अज्यूम किया तो उस केस में y हमारे पास कितना आया, ये आया -3 के बराबर। तो यहाँ पर x के जगह पर मैं लिख देता हूँ 1, और y इस केस में हमारे पास आया -3 के बराबर। अब एक आखिरी वैल्यू हम पुट करके देखते हैं। अब की बार हम x को 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अब की बार हम x को 2 ले रहे हैं। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, सबसे पहले हमें x का क्यूब करना है, तो यहाँ पर मैं 2 का क्यूब कर देता हूँ, -4 इंटू एक्स, और x हमारे पास है 2। तो यहाँ पर फर्दर वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 का क्यूब कितना होता है, ये होता है 8 के बराबर। तो यहाँ पर आ जाएगा 8, -4 इंटू 2 कितना होता है, ये भी होता है 8 के बराबर, और 8 - 8 आ जाएगा फिर से 0 के बराबर। ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू, यानी कि जब हमने x को 2 लिया तो उस केस में y हमारे पास कितना आया, ये आया 0 के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, x को जब हमने 2 पुट किया तो उस केस में y हमारे पास आ गया 0 के बराबर। अब देखो ये जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं ये कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में। यहाँ पर x की किसी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए हमारे पास y की भी वैल्यू है, राइट। तो ये बेसिकली कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हम क्या करते हैं, इन 5 कोऑर्डिनेट्स को हम इस ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हम एक्सिस के नाम लिख लेते हैं। ये हमारे पास होता है एक्स एक्सिस, और इसे हम कहते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस या फिर एक्स डैश, राइट। सिमिलरली ये होता है वाई एक्सिस, और ये जो नीचे वाला होगा ये होगा वाई डैश या फिर नेगेटिव वाई एक्सिस। अब यहाँ पर वैल्यूज को अगर मैं लिख दूं तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 1, इसके बाद आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 3, इसके बाद आ जाएगा 4, फर्दर यहाँ पर आ जाएगा 5। फिलहाल हम इतनी वैल्यूज को अज्यूम करते हैं। इसी तरह से वाई एक्सिस पर भी यही वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ पर आ जाएगा 1, इसके बाद 2, फर्दर यहाँ पर 3, यहाँ पर आ जाएगा 4, और ये होगा 5। अब नेगेटिव एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा -1, इसके बाद यहाँ पर आएगा -2, फर्दर आ जाएगा -3, इसके बाद -4, और फाइनली एक और हम ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं -5। और नेगेटिव वाई एक्सिस पर भी यही चीज़ होगी, यहाँ पर आएगा -1, इसके बाद आएगा -2, इसके बाद आ जाएगा -3, और एक और हम ले लेते हैं, चलो यहाँ पर आ जाएगा -4। अब आइए इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो जब हम x को -2 लेते हैं तो उस केस में y 0 आता है। अब x -2 कहाँ होता है, ये होगा यहाँ पर, और इस केस में y 0 है, राइट। तो जो पहला पॉइंट हमें मिल गया वो ये वाला होगा। यहाँ पर x की वैल्यू है -2 और y हमारे पास है 0। इसके बाद यहाँ पर ये जो दूसरा कोऑर्डिनेट है इसमें x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू है 3। तो देखो x -1 यहाँ पर होगा और उस केस में y की वैल्यू है 3 के बराबर, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं प्लॉट कर देता हूँ, ये वाला जो पॉइंट होगा इसे हम कहेंगे -1,3। यहाँ पर x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू है 3 के बराबर। इसके बाद तीसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास है 0,0। तो ये कौन सा पॉइंट होता है, ये होता है ओरिजिन, राइट। ओरिजिन ही तो 0,0 होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये जो तीसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास है 0,0, ये होता है ओरिजिन, है ना। अब चौथे कोऑर्डिनेट में x हमारे पास है 1 और y हमारे पास है -3 के बराबर। तो देखो x की वैल्यू 1 यहाँ पर होगी और उस केस में y हमारे पास है -3। तो x में हम 1 तक पहुंचे और y में हमें जाना पड़ेगा -3 तक। तो यहाँ पर वो पॉइंट आएगा 1, -3। तो यहाँ पर मैं इसे प्लॉट कर देता हूँ। ये जो पॉइंट होगा इसे हम कहेंगे 1, -3, राइट। और ये जो पांचवा कोऑर्डिनेट यहाँ पर है इसमें x की वैल्यू है 2 और उस केस में y की वैल्यू है 0। तो देखो x की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई और उस केस में y कितना है हमारे पास, ये है 0। तो y एक्सिस पर ना तो हमें ऊपर जाना है ना नीचे, यही वाला पॉइंट हो जाएगा 2,0। तो यहाँ पर मैं प्लॉट कर देता हूँ, ये वाला जो पॉइंट हुआ इसे हम कह रहे हैं 2,0, राइट। अब देखो ये जो पॉइंट्स हमारे पास आए हैं इनको अगर हम ज्वाइन कर दें तब हमें इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का ग्राफ मिल जाएगा, राइट। तो आइए इन्हें हम ज्वाइन कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पर जा रहा हूँ मैं दूसरे पॉइंट पर, इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारे पास है ओरिजिन पर, चौथा पॉइंट ये रहा नीचे, और इसके बाद पांचवा पॉइंट यहाँ पर है ना। तो इस तरह से ये ग्राफ आगे बढ़ेगा
और इस तरफ भी मैं इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं। तो इस तरह से ये जो ग्राफ हमारे पास आ गया, ये ग्राफ किस पॉलिनोमियल का हुआ? ये हुआ एक्स क्यूब माइनस 4x का ग्राफ। तो यहां पर मैं इंडिकेट कर देता हूं, ये जो ग्राफ हमारे पास है ये है एक्स क्यूब माइनस 4x का ग्राफ। अब देखो यहां पर ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि ये जो पॉइंट्स आपको एक्स एक्सिस पर नजर आ रहे हैं, उस केस में जितनी भी एक्स कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है ना, यही एक्स कोऑर्डिनेट्स तो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पर अगर आप पहले पॉइंट को देखो तो यहाँ पर -2, 0 ये पहला पॉइंट हमारे पास है। और हमने देखा था कि जब हमने x की जगह पर -2 पुट किया था तो उस केस में y 0 के बराबर आया था। तभी तो हमने यहाँ पर लिख रखा है x की वैल्यू -2 लेने पर y 0 आया है। तो ये जो वैल्यू हमारे पास है -2, ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है। और ये लाई कहाँ पर कर रहा है? ये x एक्सिस पर लाई कर रहा है ना। इसी तरह से ये जो दूसरा पॉइंट हमारे पास है 0, ये कहां से आया था? जब हमने x के जगह पर 0 पुट किया था तब यहां पर फर्दर इसे सॉल्व करने पर y की वैल्यू आ गई थी 0 के बराबर। तो ये जो नंबर हमारे पास है 0, ये भी इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का एक रूट या फिर 0 हुआ, है ना। और ये वाला जो रूट है ये भी x एक्सिस पर लाई कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पॉइंट भले ही ओरिजिन है लेकिन है तो ये x एक्सिस पर ही, राइट। और इसी तरह से ये जो तीसरा पॉइंट हमारे पास है 2, 0, इसमें हमने x के जगह पर 2 पुट किया था और इसे फर्दर सॉल्व करने पर हमारे पास y यानी कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई थी? ये आ गई थी 0 के बराबर। तो 2 भी इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का एक 0 हुआ और वो भी यहाँ पर x एक्सिस पर ही लाई कर रहा है ना। तो देखो अगर मैं इस एग्जाम्पल से एक कंक्लूजन ड्रॉ करूं तो वो क्या होगा? वो ये होगा कि जितने भी जीरोस होंगे किसी भी पॉलिनोमियल के, वो हमेशा x एक्सिस पर लाई करेंगे, है ना। यहाँ पर आपने इन 3 पॉइंट्स को देखा, ये जो 3 पॉइंट्स हमारे पास हैं x एक्सिस पर, यही तो रूट्स थे इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के, राइट। अब आइए इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मेरे पास 6 ग्राफ्स हैं 6 डिफरेंट पॉलिनोमियल्स के लिए, और हमें ये पता करना है कि हर एक ग्राफ जिस भी पॉलिनोमियल का होगा उसमें कितने जीरोस हैं, ये चीज हमें पता करनी है। और यहाँ पर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी पॉलिनोमियल के जो भी जीरोस होते हैं वो हमेशा एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं। जैसे कि इस पॉलिनोमियल के ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 3 बार कट किया, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल के 3 ही जीरोस होंगे। और ये जीरोस क्या क्या हैं? यहाँ पर हमारे पास पहला जीरो है -2 के बराबर, दूसरा जीरो है 0 के बराबर और तीसरा जीरो है +2 के बराबर, राइट। तो आइए इन क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। तो देखो ये जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें किसी पॉलिनोमियल के ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 1 बार कट किया, है ना। यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस पॉलिनोमियल के ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट किया है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जिस भी पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? ये एक ही होगा। यहाँ पर टोटल एक ही जीरो होगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस पॉलिनोमियल के ग्राफ ने एक्स एक्सिस को एक ही बार कट किया, है ना। इसी तरह से अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर ये जो ग्राफ हमारे पास है किसी पॉलिनोमियल के लिए, इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है? इसने एक्स एक्सिस को 2 बार कट किया है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जिस भी पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा उसमें टोटल जीरोस कितने होंगे? ये 2 होंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए 2 जीरोस होंगे। अब तीसरे क्वेश्चन में फिर से आप देख सकते हो कि ये जो ग्राफ हमारे पास है किसी पॉलिनोमियल के लिए, इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया? इसने एक्स एक्सिस को 3 बार कट किया है। यहाँ पर पहली बार, इसके बाद यहाँ पर दूसरी बार और यहाँ पर तीसरी बार, है ना। तो ये जो ग्राफ हमारे पास है किसी पॉलिनोमियल का, उसमें कितने जीरोस होंगे? उसमें टोटल 3 जीरोस होंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 जीरोस होंगे इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में। अब चौथे क्वेश्चन में अगर आप देखो तो ये जिस पॉलिनोमियल का ग्राफ है, इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है? इसने एक्स एक्सिस को एक ही बार कट किया है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, राइट। तो इसी वजह से ये जिस भी पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा उसमें टोटल कितने जीरोस होंगे? उसमें एक ही जीरो होगा। अब पांचवें क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो कि ये जो ग्राफ हमारे पास है, इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है? इसने एक्स एक्सिस को एक ही बार कट किया है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। अब ये जिस भी पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा उसमें टोटल जीरोस कितने होंगे? ये होगा 1 के बराबर, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को एक ही बार कट किया है। अब फाइनली अगर हम छठे क्वेश्चन की बात करें तो ये जिस पॉलिनोमियल का ग्राफ है उसने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है? यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल ने 4 अलग अलग जगहों पर इस एक्स एक्सिस को कट किया है ना। तो इसी वजह से ये जो ग्राफ हमारे पास है किसी भी पॉलिनोमियल का, उसमें जीरोस कितने होंगे? ये होंगे 4 के बराबर, क्योंकि इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 4 बार कट किया है ना। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। किसी भी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को जहां पर कट करेगा वहीं पर जीरोस होते हैं उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए, है ना। अब ये तो हो गई एक बात। अब देखो यहाँ पर जो ग्राफ्स हमारे पास हैं ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के हैं। यहाँ पर ये वाला शेप एक जिगजैग कर्व है, इसके बाद इस शेप को हम कहते हैं एक पैराबोला। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है।
तो अब आइए इनकी हम बात करते हैं कि डिफरेंट पॉलिनोमियल्स के जो ग्राफ्स होते हैं उनका शेप क्या होता है, राइट। सबसे पहले आइए शुरू करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के साथ। तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, ये वैसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री 1 के बराबर होती है। और लीनियर पॉलिनोमियल्स के केस में ग्राफ कैसा बनता है, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, राइट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप देखो तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल रहा होगा, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल रहा होगा, है ना। इसका मैंने एक एग्जांपल भी यहाँ पर ले रखा है। यहाँ पर हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है 2x + 3 के बराबर, और इस पॉलिनोमियल को हमने y के बराबर अज्यूम किया, और उसके बाद x के जगह पर हमने वैल्यूज को पुट किया, और उससे हमारे पास y कोऑर्डिनेट्स आ गए, और फाइनली इन कोऑर्डिनेट्स को हमने इस ग्राफ पर पुट किया, और इन्हें ज्वाइन करने पर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास है इसने x एक्सिस को कहां पर कट किया है, ये वाला पॉइंट है -3/2, 0, राइट। और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू हमारे पास है -3/2, ये 0 होगा इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए। आप चेक करके भी देख सकते हो, यहाँ पर अगर आप x के जगह पर -3/2 पुट करके इसे सॉल्व करोगे तो उस केस में इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर मैंने साइड में लिख रखा है पॉसिबल रूट्स इज इक्वल टू 1 और 0, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल्स के केस में मैक्सिमम हमारे पास एक रूट हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक भी रूट ना हो। अब वो कैसे, देखो मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने ही रूट्स होते हैं उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए। जैसे इस पॉलिनोमियल का ग्राफ आप देख लो, इसने एक्स एक्सिस को एक ही बार कट किया है, और ये पॉइंट हमारे पास है -3/2, 0, तो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो हमारे पास है -3/2। इसके अलावा कोई भी और ऐसा नंबर नहीं होगा जिसे अगर हम यहाँ पर x के जगह पर पुट करें तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर आएगी, राइट। अब क्या ऐसा हो सकता है कि किसी लीनियर पॉलिनोमियल के एक भी 0 ना हो, बिल्कुल हो सकता है। देखो अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से बना दूं तो ये जो लाइन हमने अभी अभी ड्रॉ की ये किसी पॉलिनोमियल की रही होगी, और इस लाइन ने एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं किया, तो इसी वजह से ये जो ग्राफ है किसी पॉलिनोमियल का, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 0, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं किया। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि लीनियर पॉलिनोमियल्स के केस में मैक्सिमम हमारे पास एक रूट हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी लीनियर पॉलिनोमियल में एक भी रूट्स ना हो। उस केस में जो ग्राफ हमारे पास होगा वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। अब आइए हम दूसरे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं, ये होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते कौन से हैं, ये वैसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनमें डिग्री 2 के बराबर होती है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए अगर मैं शेप की बात करूं तो जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके लिए जो शेप बनता है एक कार्टेशियन प्लेन पर, इस शेप को हम कहते हैं एक पैराबोला, राइट। यहाँ पर जैसे हमने एक एग्जांपल ले रखा है x² - 3x - 4, तो यहाँ पर x की जगह पर आप वैल्यूज को पुट करोगे और उसके करस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यूज मिलेंगी। और इन कोऑर्डिनेट्स को जब हमने इस कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट किया तो उस केस में जो शेप हमारे पास बना है ये एक पैराबोला है, राइट। अब आइए हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए पॉसिबल रूट्स या फिर जीरोस की। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए मैक्सिमम हमारे पास 2 रूट्स हो सकते हैं, या फिर इससे कम यानी कि 1 या फिर 0। अब वो कैसे, देखो 2 रूट्स वाला एग्जांपल तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी ले रखा है। ये जो ग्राफ हमारे पास है इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, इसने एक्स एक्सिस को 2 बार कट किया है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। तो इसी वजह से ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास है x² - 3x - 4, इसके कितने रूट्स हो जाएंगे, इसके हमारे पास 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। अब अगर किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक रूट हुआ तो उस केस में शेप कैसी बनेगी, उस केस में जो शेप हमारे पास बनेगी होगा तो वो पैराबोला ही, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, लेकिन वो ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही बार कट करेगा। अब वो कैसे, देखो हो सकता है वो पैराबोला कुछ इस तरह का बन जाए, है ना। इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया, उसने एक ही बार कट किया यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। इसी तरह से हो सकता है कि पैराबोला कुछ इस तरह से बन जाए, इस ग्राफ ने भी एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया, इसने भी एक ही बार कट किया यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। या फिर हो सकता है कि पैराबोला बस एक्स एक्सिस को छू कर निकल जाए कुछ इस तरह से, है ना। तो इस ग्राफ ने भी एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर कट किया, तो इसी वजह से ये जिस भी पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा उसमें एक ही 0 होगा, है ना। और अगर हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए 0 पॉसिबल रूट्स की बात करें तो वो कैसा होगा, देखो क्योंकि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं तो शेप तो हमारे पास पैराबोला ही होगा, लेकिन वो एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं करेगा, तभी तो उस केस में एक भी पॉसिबल 0 नहीं होंगे। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स में ले लेता हूँ। सपोज एक पैराबोला हमारे पास कुछ इस तरह से हो, है ना। तो ये जो पैराबोला हमारे पास है इसने एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं किया, तो इसी वजह से ये जिस भी पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा उसमें एक भी 0 नहीं होगा। एक और एग्जांपल में ले लेता हूं, चलो कुछ इस तरह से एक ग्राफ हमारे पास हुआ। अब ये जो ग्राफ हमारे पास है इसने भी एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं किया,
तो इस वजह से ये जिस भी पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा उसमें एक भी जीरोस नहीं होंगे, है ना। अब आइए हम बात कर लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की। तो देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते कौन से हैं। ये वैसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनमें डिग्री 3 के बराबर होती है। और अगर मैं इनके शेप की बात करूं तो जितने भी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते हैं वो जिग जैग कर्व वाला शेप यहाँ पर फॉर्म करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है x क्यूब माइनस 4x के बराबर। तो इस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ हमारे पास होगा वो कुछ इस तरह का होगा। अब ये जो शेप आप देख रहे हो ये जिगजैग शेप में है और कर्व भी फॉर्म कर रही है ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए जितने भी ग्राफ आप बनाओगे वो जिगजैग कर्व शेप में होंगे, राइट। अब आइए हम बात करते हैं पॉसिबल रूट्स की। तो देखो जितने भी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होंगे उनमें मैक्सिमम पॉसिबल रूट्स कितने हो सकते हैं। ये इसकी डिग्री यानी कि 3 के बराबर हो सकते हैं या फिर इससे कम यानी कि 2, 1 या फिर 0। तो यहाँ पर 3 रूट्स वाला ग्राफ तो हमने ऑलरेडी ले रखा है। ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास है x क्यूब माइनस 4x, इसके लिए जीरोस हमारे पास क्या क्या है। पहला जीरो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर होगा क्योंकि ये x एक्सिस को यहीं पर कट कर रहा है। इसके अलावा दूसरा जीरो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर होगा और तीसरा जीरो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर होगा। तो क्योंकि इस पॉलिनोमियल के ग्राफ ने x एक्सिस को 3 बार कट किया है तो इसी वजह से इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के 3 रूट्स हो गए। अब अगर हम 2 रूट्स की बात करें तो उस केस में शेप कैसा भी होगा वो x एक्सिस को सिर्फ 2 बार कट करेगा, राइट। तो अगर मैं एक ग्राफ बना दूं कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर देखिए इस ग्राफ ने x एक्सिस को कितनी बार कट किया, इसने 2 अलग अलग पॉइंट्स पर कट किया है। तो इस वजह से ये जिस भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा उसमें 2 ही जीरोस होंगे। अब अगर मैं एक पॉसिबल जीरो की बात करूं तो हो सकता है ग्राफ कुछ इस तरह का हो, है ना। ये एक जिगजैग कर्व तो है यानी कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के ग्राफ ने x एक्सिस को सिर्फ एक ही बार कट किया है। तो ये जिस भी पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा उसमें एक ही जीरो होगा, है ना। अब अगर हम 0 पॉसिबल रूट्स की बात करें तो ये तो बहुत आसान है। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको ग्राफ कुछ ऐसी बनानी है जो x एक्सिस को कट ही ना करे। इसने x एक्सिस को एक बार भी कट नहीं किया तो इस वजह से ये जिस भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा उसमें एक भी पॉसिबल जीरोस नहीं होंगे, राइट। तो होपफुली इस वीडियो में जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई वो आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।